नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश और दुनिया भर के समसामयिक मुद्दों के बारे में। इसी क्रम में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में, यानी वक्फ संशोधन बिल 2025। आपको पता होगा ये जो है सरकार ने 8 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया है पूरे देश में। तो इसी को आज हम पूरे विस्तार से समझेंगे। देखिए, आज के टाइम पर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने पूरे देश में हलचल मचा रखी है। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो, आम लोगों के बीच सवाल और सोशल मीडिया पर बहुत सारी बहस। आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? इसमें 2025 का संशोधन क्यों लाया गया? इसका इतिहास क्या है और वर्तमान में ये कहाँ खड़ा है और भविष्य में इसका क्या असर होने वाला है? साथ ही क्या आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो कुल संपत्ति है उसका अनुमान कितना हो सकता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या। तो देखिए, वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को स्थायी रूप से अल्लाह के नाम पर दान करता है। ये संपत्ति धार्मिक, सामाजिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि मस्जिदें बनाना, कब्रिस्तान बनाना, स्कूल, कॉलेज या अस्पताल चलाना और गरीबों की मदद करना। इसे अंग्रेजी में एंडोमेंट कहा जाता है और हिंदी में इसे वक्फ कहते हैं। और जो व्यक्ति इस वक्फ को करता है उसको वाकिफ कहा जाता है, जिसका मतलब है, वक्फ का मतलब है रोक देना या समर्पित कर देना। एक बार संपत्ति वक्फ हो जाए तो वो हमेशा के लिए अल्लाह के नाम मानी जाती है। न तो इसे बेचा जा सकता है और न ही किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। देखिए, भारत में वक्फ की शुरुआत लगभग 12वीं शताब्दी में मानी जाती है, जब मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करी थी। सबसे पहला वक्फ रिकॉर्ड तब का मिलता है जब मोहम्मद गौरी ने सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद 2 गांवों को वक्फ के लिए दान में दिया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में वक्फ का काफ़ी विस्तार हुआ। सुल्तानों में जैसे कि इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिदों और मदरसों के लिए ज़मीनें दान की थीं। मुगल बादशाह अकबर और शाहजहां ने भी बड़ी संपत्तियां वक्फ की थीं। मिसाल के तौर पर अगर कहें तो ये जो ताजमहल है वो भी एक तरह का वक्फ संपत्ति ही है। उस समय गांव की आयों से मस्जिदें और स्कूल चलाए जाते थे, लेकिन उस दौर में वक्फ का कोई भी औपचारिक कानून नहीं था। ये सभी चीज़ें मौखिक या लिखित दस्तावेजों पर आधारित थीं। ब्रिटिश काल में वक्फ को कानूनी रूप मिला और सन 1913 में पहली बार मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया, जो कि वक्फ दस्तावेजों को मान्यता देता था। फिर सन 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट आया, जिसमें वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बना दिया गया। आज़ादी के बाद सन 1954 में वक्फ एक्ट पास किया गया, जिसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ वो हुआ 1995 में, जब वक्फ एक्ट 1995 लागू किया गया। इस कानून ने वक्फ बोर्ड को और ज़्यादा पावर दे दी, जैसे कि संपत्तियों की पहचान करना, उनका प्रबंधन करना और विवादों को सुलझाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाना। 2013 में जब इसमें संशोधन किए गए, जिससे वक्फ बोर्ड की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन इसके साथ ही तभी से इसमें विवाद भी शुरू हो गए, जैसे ज़मीनों पर गलत दावे करना और उनका अतिक्रमण करना। दोस्तों, अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की वर्तमान सिचुएशन की। देखिए, आज भारत में वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा ज़मीनी मालिक है। पहले नंबर पर भारतीय रेलवे और दूसरे नंबर पर भारतीय सेना। इनके बाद वक्फ बोर्ड तीसरे स्थान पर है। 2025 तक वक्फ बोर्ड के पास करीब 39 लाख एकड़ ज़मीन है, जिसकी कीमत लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए मानी गई है। देश भर में लगभग 8,70,000 से ज़्यादा रजिस्टर वक्फ संपत्तियां बताई गई हैं। इनमें से 17% कब्रिस्तान, 16% खेती की ज़मीन,
14% पे मस्जिदें और 13% दुकानें शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा संपत्तियां वो हैं उत्तर प्रदेश में 27%, उसके बाद पश्चिम बंगाल 9% और पंजाब में 9% मानी गई हैं। लेकिन सच ये भी है कि इनमें से जो 7% संपत्तियां हैं उन पर अतिक्रमण है, 2% पर विवाद है और लगभग 50% की स्थिति का कुछ भी पता नहीं है। तो वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के तहत वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा ताकत मिली थी। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 40 सेक्शन 40 के तहत बोर्ड जो है किसी भी ज़मीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था और उसका फैसला अंतिम माना जाता था। उसका फैसला अंतिम मानते हुए इसको कोर्ट में भी अपील नहीं की जा सकती थी, लेकिन इससे कई विवाद पैदा हुए। तमिलनाडु में एक गांव है तिरुचेंथुराई, इसमें लगभग 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर मंदिर को वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया था कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। यही नहीं, केरल के चेराई गांव में लगभग 600 ईसाई परिवारों की जमीन और हरियाणा के जठलाना गांव में गुरुद्वारा की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था। इससे लोगों में काफ़ी गुस्सा बढ़ा और वक्फ एक्ट में बदलाव की मांग उठने लगी। इसी मांग के जवाब में सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2025, जिसको वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 भी कहा जाता है, इसे लाया गया। इसे 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पेश किया गया और 3 अप्रैल को राज्यसभा में इसे पास कराया गया। 128 के मुकाबले 95 वोटों से यह राज्यसभा में बिल कानून बन गया। इसे अब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, शॉर्ट में कहें तो उम्मीद एक्ट कहा जाता है। इसके जो मुख्य बदलाव थे वो इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1, सेक्शन 40 को ख़त्म करना, जो कि सबसे ज़्यादा विवादित माना जाता था। अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपने मन से वक्फ घोषित नहीं कर सकता, ये अधिकार अब जिला कलेक्टर को दे दिया गया है। और नंबर 2, गैर मुस्लिम सदस्य। वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा। बोर्ड में 11 में से 3 और काउंसिल में 22 में से 4 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। वक्फ बाई यूज़, यानी वक्फ बाई यूज़ जो प्रावधान था उसको ख़त्म कर दिया गया है। पहले अगर कोई ज़मीन लंबे समय से धार्मिक काम में इस्तेमाल होती थी तो उसे वक्फ माना जाता था, अब ये नियम बिल्कुल भी हटा दिया गया। अब नंबर 4, पारदर्शिता। सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। ऑडिट के लिए रिटायर्ड सीएजी ऑफिसर नियुक्त होंगे जो इसका ऑडिट करेंगे। और नंबर 5 जो मेन है, कोर्ट में अपील। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अब अंतिम नहीं माना जाएगा, लोग इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकेंगे। और अंतिम और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है महिलाओं का अधिकार। बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों देखिए, सरकार का कहना है कि ये बदलाव पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए हैं। जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि हम गरीब मुस्लिमों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। ये बिल संपत्ति प्रबंधन के लिए है, धार्मिक हस्तक्षेप के लिए नहीं। लेकिन विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी बता रहा है। AIM के जो नेता हैं असुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि ये बिल मुस्लिमों के लिए अधिकार छीनने की एक साजिश है। अब बात करें भविष्य में इस संशोधन बिल का क्या असर होने वाला है, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले पारदर्शिता कंफर्म होगी। डिजिटल रिकॉर्ड और ऑडिट से संपत्तियों का दुरुपयोग रुकेगा। अभी इनकी आय सिर्फ 163 करोड़ रुपए है, जबकि पोटेंशियल 12,000 करोड़ का है। इससे विवाद भी कम होंगे। कोर्ट में अपील का रास्ता खुलने से गलत दावों पर रोक लगेगी और महिलाओं को फ़ायदा होगा, क्योंकि बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी से उनकी आवाज़ मजबूत होगी। ये तो हैं इससे जो फ़ायदा होंगे, लेकिन साथ में इससे कुछ नेगेटिव असर भी पड़ने की संभावना है, जैसे कि स्वायत्तता पर सवाल। गैर मुस्लिम सदस्यों और सरकारी हस्तक्षेप से वक्फ बोर्ड की आज़ादी कम हो जाएगी। नंबर 2, शिक्षा और चैरिटी पर प्रभाव। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये बहुत सारे मदरसों और स्कूलों को बजट प्रोवाइड कराता है वक्फ बोर्ड। अगर आय कम हुई तो मदरसों और स्कूलों और अस्पतालों का बजट इससे प्रभावित होगा। और नंबर 3, सामुदायिक तनाव। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का विरोध सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है।
तो ये सब था इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन एक जो इसका अहम पार्ट है, इसकी संपत्ति का अनुमान। तो देखिए, अब बात करेंगे वक्फ की संपत्ति की। 2006 में एक सच्चर कमेटी ने अनुमान लगाया था कि वक्फ की संपत्तियों की कीमत लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए है। कब लगाया था? 2006 में। तब ये 4,90,000 संपत्तियों पर आधारित था। अब 2025 तक ये संपत्तियां 8,70,000 हो गई हैं, यानी 4,90,000 से 8,70,000 हो गई। तो इस कुल जमीन, जो इसकी जो कुल जमीन है वो हो गई है 39 लाख एकड़। और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि असल कीमत इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। कह सकते हैं आप 5 से 10 लाख करोड़ रुपए। अगर इसे सही तरीके से मैनेज किया जाए तो हर साल लगभग 12,000 करोड़ की आय इससे हो सकती है। लेकिन अभी तक मैनेजमेंट की कमी और अतिक्रमण की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, वक्फ बोर्ड संशोधन 2025 एक ऐसा कदम है जो इतिहास, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। इसके पीछे सरकार का इरादा पारदर्शिता लाना है, लेकिन इसके असर को लेकर अभी भी डिबेट जारी हैं। बहुत जगह हिंसा हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन क्या ये गरीब मुस्लिमों के लिए फ़ायदेमंद होगा? क्या इससे संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल होगा, या फिर ये धार्मिक स्वतंत्रता में एक दखल अंदाजी माना जाएगा? अभी बहुत सारे सवालों के दरवाजे खुले हुए हैं। अब बारी है आपकी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये संशोधन सही लगता है या गलत लगता है। क्या इससे समाज में कुछ बदलाव आने की संभावना है? और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर नई वीडियो की खबर आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।